खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आवाम कटोरा लेकर घूम रही है, लेकिन आतंकी संगठन उन्हीं से क्राउड फंडिंग करके एक बार फिर से अपने आतंकी ठिकाने बनाने में लगे हुए हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किया गया था, ध्वस्त किया गया था। सोचिए वहां चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। 21,000 रुपए से कम की रसीद भी नहीं काट सकती वहां की आवाम। सोचिए 21,000 रुपए वो लोग दें जो 2 टाइम की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन वहां आतंकियों को पनपाते रहे। पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में कैसे खबर पर वो लोग बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो एक तरीके की डिफेंस डील हुई है, इसका मतलब क्या है। वो सोच रहे हैं अब अगर भारत किसी तरह का हमला करता है पाकिस्तान पर तो सऊदी भी साथ में खड़ा होगा। उनका भरम तोड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल सिन्हा और कैप्टन श्याम। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर। जय हिंद। सबसे पहले ये खबर देख लीजिए, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन 313 का पर्दाफाश। आतंकी मसूद अजहर ने शुरू किया बड़ा फंड रेजिंग अभियान। मस्जिद मरकज निर्माण की आड़ में जैश की फंडिंग मुहिम। 391 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। फंड रेजिंग के लिए कई डिजिटल वॉलेट का भी इस्तेमाल। FATF से बचने के लिए डिजिटल वॉलेट्स का मिसयूज किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के चंदा अभियान में ISI की सांठगांठ का खुलासा। डिजिटल वॉलेट से आतंकी फंडिंग का पर्दाफाश। ये देखिए जरा, हम वो रसीदों के क्लोजअप भी आपको दिखा रहे हैं। ये रसीदों की तस्वीरें हैं। यूं चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कहा गया है 21,000 से कम पैसे मत देना। भीख मांगी जा रही है आतंकियों को पनपाने के लिए, और उसमें भी शर्त रखी गई है कि 21,000 से कम का पैसा हम लेंगे नहीं। और इससे जुटाने वाले हैं वो 4,000 मिलियन पाकिस्तानी करेंसी में। और न सिर्फ यहां से इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशों से भी भीख मांग रहे हैं। वो भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर का मायना समझिए अब क्या है। जनरल सिन्हा, ये सुभान अल्लाह का जो सुभान अल्लाह उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, ये फिर से पनपा रहे। कह रहे हैं 313 मदरसे बनाएंगे और ट्रेनिंग पॉइंट बनाएंगे जो LOC के अलॉन्ग होंगे। तो हमारे लिए तो टारगेट प्रैक्टिस में बड़ा अच्छा काम आएगा। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, टारगेट की तो प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि ये खुलकर आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि पहले मरकज़ सुभान अल्लाह था, फिर मरकज़ तौयबा था, दोनों का फिर मिल करके, और खास करके जो आपका जैश की आ रही है 313 मदरसे बनाना, और उन जगहों को जो आपने बर्बाद कर दिया था भावलपुर का, वो जा करके डीप अंडरग्राउंड बनाएंगे और वहाँ पर मस्जिद भी बनाएंगे। देखिए, थोड़ा तो मैं ये कहता हूँ, थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा सीरियसली भी लें, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक सेना और सऊदी अरेबिया में वहाँ जाना और ये चीज़ों का होना, और आपने कहा डिजिटली कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं तो FATF में नहीं आएंगे। और कैसे IP एड्रेस 21 दिन में बदल देते हैं। ये मान लीजिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया डिजिटली, और कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ करेंगे इसके अंदर में जब ये बनाएंगे तो ये क्या, ये जो मरकज़ें बन रही हैं, क्या ये एक ऐसा सेंटर बनेगा यदि वहाँ से टूटता है, जो आपने 3H की बात की, तो क्या ये सेंटर बन जाएगा। और इसलिए बहुत चालाकी से इन्होंने, और ये कह रहे हैं सर कि इस साल के आखिर तक इनको, इस साल जो बचा हुआ है इसमें 150 इनको बना लेने। ये 313 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसमें 150 इसी साल बना लेने। ये भी कहा जा रहा है। कैप्टन श्याम, ये क्या चल रहा है और इसका काउंटर क्या हो सकता है? दिनेश जी धन्यवाद। देखिए, ये मरकज की जो सभ्यता है, मस्जिद को, मंदिर को, या किसी ये जो सभ्यता की जगह है, इनको इस तरह से इस्तेमाल करना, डबल मीनिंग करके, ये सबसे पहले गलत है। और FATF से बचने के लिए ये डिजिटल टेक्निक्स अपना रहे हैं, लेकिन वहां से बात रुकती नहीं है। सरकार को इसके बारे में पता है। पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से खुद ही कह रही है कि हम इनको 5 फरवरी से पहले रेडी कर देंगे। ये 313 का सिंबॉलिक फिगर है। इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर, जैसे कल्चरल सेंटर चाइना ने बना दिया बलूचिस्तान में, नेपाल में जैसे पाकिस्तान और टर्की मिलकर बनाए जा रहे थे लगातार, चाइना के सेंटर्स नेपाल में बनते गए। तो इनमें ये लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस, ट्रेनिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन करते हैं। ये बच्चों को बड़ा करते हैं उस हिसाब से, जो कि जाके आगे किसी कौम के अगेंस्ट में लड़ें। इसके अगेंस्ट में पूरी तरह से संसार में सभी को ग्लोबल टेररिज्म में इसका एक मुद्दा बनना चाहिए। और भारत के लिए तो बहुत चिंता की विषय है। जैसे आप कह रहे हो, ये हमारे अलोंग द LOC लगेंगे तो टारगेट तो बनेंगे, मारेंगे तो हम फिर से उनको, ये पनप नहीं पाएंगे। अच्छा है, टारगेट दे रहे हैं हमें। और अगली खबर देखिए, और अब एक रिएक्शन लेंगे बहुत जल्दी, बहुत सारी खबरें आपको बतानी है। जैश के सीनियर कमांडर का कबूलनामा, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब। मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूला सच, मसूद अजहर ने रची थी मुंबई हमले की साजिश। पाकिस्तान में बना संसद पर हमले का षड्यंत्र, पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर ने रची थी साजिश। तिहाड़ वापसी के बाद मसूद अजहर ने बालाकोट को बनाया ठिकाना।
ये भी बताया इलियास कश्मीरी ने। बहुत कुछ ऐसा है जो इलियास कश्मीरी इन दिनों सामने आकर बोल रहा है। सर ये एक और बात सामने आ गई। ये तो कल तो ये बता ही रहा था कि रो रहे हैं, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हम तो ये सब जानते हैं, हम तो डोजियर दे चुके हैं। बट सबसे बड़ी बात है, ये बार बार यदि आती है तो आपके जहन में आनी चाहिए कि हुई है। 814 का हाईजैक हुआ था और ये निकला था मसूद अजहर, उसी से में निकला था ना भारत से, हम ही छोड़कर आए थे और उस समय मार देते तो चीजें खत्म हो जाती। और देखिए वो जा करके क्या करता है, ये केवल नहीं कि आपके पार्लियामेंट में आकर के हमला कर जाता है, 2001 में हुआ ना ये, उसका 26/11 करता है, पुलवामा करता है, उसके अलावा भी ये कह रहे हैं कि हम और बनाएंगे और चीज करेंगे। तो ये चीजों को थोड़ा हल्के में आप सर ये सोच रहे हैं कि हमें बेशक उस समय नुकसान उठाना पड़ता, अपनी जानों का नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन इनको नहीं छोड़ना चाहिए था? मेरे अनुसार तो नहीं, मैं तो उस समय था, आई वॉज अगेंस्ट इट, टोटली अगेंस्ट इट। और मैं ऐसे जगह में था, मैं दिल्ली में था, मैं तो इसके अगेंस्ट में था कि ये चीजें हो जाए, पर हमने किया। और यही सॉफ्ट होती है, आप हल्के में कोई चीज को लेंगे ना तो आपका नासूर बन को आपको ही आज अगर आप किसी चीज में थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आप वैसा कठोर कदम नहीं उठा पाएंगे जैसा आपको उठाना है, तो आने वाले दिनों में वो सवाल और बड़ा होकर आपके सामने खड़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में नेटो जैसा करार, एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यह समझौता हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि समझौता क्यों किया गया है। अब अगर आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और बीच में आपने कई बार ये खबरें भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनने देने में जो फैक्टर सहायक थे उनमें कहा जाता है सऊदी अरब भी था। तो अब जब उसके पास ये परमाणु हथियार हैं, और अभी आप जानते हैं हाल के दिनों में कतर पर इजराइल ने हमला बोला था, वैसे में शायद सऊदी अरब को यह लग रहा है कि अब केवल अमेरिका की गारंटी पर इस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं रहा जा सकता निर्भर। शायद उसको परमाणु हथियारों के तौर पर पाकिस्तान जैसे एक साथी की जरूरत है। पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि भारत अगर कभी मारेगा पाकिस्तान को तो सऊदी अरब बीच में आएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, जनरल सेना बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि वो कूद पड़ेगा किसी भी हमले में। मान लीजिए वहां से एक आतंकवादी हमला हम पर आता है और हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करते हैं और सऊदी अरेबिया में घुस जाए, तो हम तो ये कहेंगे कि आप तो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, एक पैक्ट है, म्यूचुअल पैक्ट है ये, कि एक पे हमला होगा दूसरे पे माना जाएगा। तो हम तो हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। यदि आप नहीं करते तो भारत तो कभी भी हमला नहीं करता। लेकिन सर इसको जो बड़ा बनाने की तैयारी थी, इशाक डार जो जाकर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जैसे नेटो है वैसा ये मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, मेटो जैसा कुछ बन जाना चाहिए, क्या ये वहां तक पहुंचेगी बात? देखिए, सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान का पुराना संबंध है, उस हिसाब से बातें चलते रहती हैं। हाँ, अभी आपने जो कहा कि ये ईरान का जो वॉर था पाकिस्तान का, और ये जो अभी दोहा में जो हुआ, इसके कारण ये आग सुलगी, वो तो कह रहे 1 साल से चल रहे थे। हाँ, वो ये कह जरूर रहे हैं कि यूएई के साथ और कतर के साथ भी ये संबंध बन सकते हैं, तो ऐसा वो कह रहे। लेकिन सर मुझे ये लगता है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, कि सीटो और सेंटो भी तो थे 1979 में, शायद उससे वापस हुआ था अमेरिका, लेकिन उससे पहले 71 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ, 65 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ। अमेरिका कहां इंटरवेंशन करने आया? तो वो भी तो इसी तरह की एक संधि थी जिसमें समझा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के मामले में इस हद तक रहेंगे कि उस पर अगर कोई आंच आई तो ये सामने खड़े हो जाएंगे। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, मगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, हाँ। इसमें देखिए ना, इसका नाम जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअली है। उस समय म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किया था, सेंटो उन्टो बड़ा ये था ना फॉरम, ये नेटो की तरह इतनी देशें थी, उसमें साथ आ गए। हाँ। मगर ये म्यूचुअल वाला है ना जो। हाँ। और देखिए पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर ले, ठीक है, यूएई कर ले। हाँ। कि हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं। हल्के में ना लो। मैं आगे कह दूं, इजराइल से डर है पाकिस्तान को, भारत से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला सऊदी अरबिया, कभी खड़ा नहीं होगा सऊदी अरबिया भारत के अगेंस्ट में। इसको डर है कि इजराइल न मारे हमारे ऊपर, जो दोहा पे हुआ है वो मेरे ऊपर न हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, समझिए। तो सऊदी अरब को ये लग रहा है कि इजराइल ने जो किया है कतर के साथ वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसलिए परमाणु हथियार के डेटरेंस पाकिस्तान वाला हम इस्तेमाल कर सके, इसलिए डील कर लो। एक कदम आगे कह रहा हूं, पाकिस्तान को इजराइल का डर सता रहा है। हाँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है। देखिए, बांग्लादेश भी कहता है कि हमको न्यूक्लियर हमला चाहिए, आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है। देखिए, वो अधि दे देता है इसको भी, बांग्लादेश को भी। आपके न्यूक्लियर ऑप्शन में एक फैक्टर आती है, हम ऐसे नहीं जाते ऑपरेशंस में, एक फैक्टर आ जाएगा कि इनके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट है, कर सकता है नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
भारत को ठीक है बहुत सचेत, तो बांग्लादेश भी इस तरह का पैक्ट कर सकता है। और अगर ये ओपनली पैक्ट कहा है, हाँ, ओपनली है ये बात, तो ऐसा ये नहीं मैं बता रहा हूं। परमाणु हथियार वैसे न्यूक्लियर ब्लफ खुद पाकिस्तान का निकाला जा चुका है, तो दूसरों के संदर्भ में इसका कितना चिंता किया जाना चाहिए दूसरी बात है, लेकिन बांग्लादेश भी इसका फायदा उठा सकता है। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी डील पर बलोच नेता का एक खुलासा। सऊदी के साथ डिफेंस डील ISI की साजिश है। मीर यार बलोच ने खोली डील की पोल। सऊदी का पैसा लूटने के लिए पाकिस्तान ने किया समझौता। पाकिस्तान अपनी सेना को नहीं बचा सकता, सऊदी अरब को क्या बचाएगा पाकिस्तान? अमेरिका के बाद सऊदी को ठगने में लगा हुआ है पाकिस्तान। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये भी एक एंगल है कैप्टन श्याम? यस, बिल्कुल एंगल है। मैं तो कह रहा हूं उसको डर सताना नहीं है, व्यापारिक एक तरीका है। वो ट्रेन लगातार कर रहा है, 8000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया न्यूक्लियर कवर उससे क्या लेगा? वो इजराइल के पास भी तो न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान और इजराइल दोनों न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, डर सिस्को उसको नहीं, अपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। सही कह रहे हैं बुलूच वाले, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने के लिए सऊदी अरब के साथ ये डील कर रहा है। और अगली खबर ये कि इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार। उधर क्या चल रहा है देखिए, गाजा सिटी पर कब्जे के लिए बमबारी तेज। इजराइल ने कहा हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा। इजरायली सेना ने दिया लोगों को अल्टीमेटम, गाजा छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय। और कहा जा रहा है कि 13वीं सदी की यहां पर एक इबादत गाह भी थी, उसको भी प्लेन कर दिया है इजराइल। देखिए अभी वहां पर ग्राउंड एक्शन शुरू हुए हैं। इसके पहले 48 घंटे हो चुके हैं और वहां से 10 लाख लोग थे, 4 लाख तो भाग ही गए, अलम आवासी कैंप में चले गए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये 6 लाख भी आप निकलो, नहीं तो एक्शन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जो आप बम मारते हैं और आपका एक कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है और उसके नीचे गैप होता है, उसको बंकर बना लेते हैं, तो उस पर फिर से मारना पड़ती है। आदि आपको उसको गिराना है तो उस जगह को, उस खंडहर को कोई यूज ना करे एज ए बंकर। और ये बंकर की यूज कर रहे हैं और कहते हैं 20,000 बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ दिन चलेगी, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गाजा दे हैव डिसाइडेड इट, 48 आवर्स हो चुके हैं। इन माई जजमेंट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उनको 6 लाखों को वहां से निकालने पड़ेंगे। ये करेंगे क्या गाजा का? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आकलन चल रही है ना कि गाजा को डिस्प्लेस कर देना, खाली करा देना, ये सडनली हो गया है। इनका मानना है नेतन्याहू का, अमेरिका का भी टैसिट सपोर्ट है इसमें। मैं आपको कहूं गाजा के बारे में ट्रंप ने कहा था कि मुझे दे दो, यहां पर हम रिवेरा बनाएंगे, और आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बफर जोन रिवेरा बना दो। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, इस पर भी रिएक्शन चाहिए। गाजा के संदर्भ में यह खबर, गाजा हमले को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट। गाजा पर 2 दिन में 150 से ज्यादा हमले, 4 लाख लोग गाजा शहर छोड़कर भागे। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद पलायन तेज। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को पूरी तरह खाली करने का आदेश दे दिया है। तो सर भगदड़ तो मची हुई है, भगदड़ मची है और निकलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, कोई जब ये बॉम्बें पड़ती है ना सर के ऊपर में, तो निकलेंगे। और इनको यदि रियली उसको क्लीन अप करनी है तो यही करना पड़ेगा, कोई दूसरा मामला नहीं है। क्योंकि देखिए पहले आप कर लेते, मगर जब आपने मारना शुरू किया और वहां पर खंडर हैं, खंडर के अंदर घुसे हुए हैं और खंडर बंकर्स बन जाते हैं, आपको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें टैंकें जा रही हैं, आर्टिलरी है और ऊपर से बम्बार्डमेंट और AI का यूज हो रहा है। एनी ट्रेस मिलता है इनको तो अपने आप वो उसको कहते हैं टेक ऑफ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। दिनेश जी उस बात को मैं आगे बढ़ा दूं 1 सेकंड के लिए। देखिए ये किसी को दे देंगे, गाजा को खाली करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं करना, वो आर्मी वाले पहले आप बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये किसी को दे देंगे, बेचेंगे नहीं, इनका अपनी जमीन नहीं है। ऐसा प्रावधान करेंगे कि बफर जोन बन जाए, पैलेस्टाइन उधर रहे और वो गाजा को सुरक्षित कर ले, जैसे उन्होंने गोलान हाइट्स में किया है, लेबनान में किया है, उसी तरह वहां कर लेंगे। जॉर्डन और मिस्र से वो सुरक्षित है, उनकी पेरिफेरल सिक्योरिटी बन जाएगी। आप देखिए क्या होने वाला है। और अगली खबर यह कि हूतियों ने नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। हिमाकत देखिए हूतियों की, नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। नेतन्याहू के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हूती भी गजब हिमाकत दिखा रहा है। तो दम ये जो मारता है फिलिस्तीनी 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। भले ही उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि उनकी एयर डिफेंस अच्छी है, मगर ये कभी भी खतरा पैदा कर, मान लीजिए एयर में यदि हो जाता तो आप बताइए कितना बड़ा खतरा है। ठीक है हूती को, मगर हूती को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। ना तो इजराइल के पास में है, ना अमेरिका करेगा, तो ये तो जिंदा रहेगी। ये जो मेरा अनुसार है, आउट ऑफ जितना भी है पाकिस्तान को छोड़ करके, हूती जो है
क्योंकि वहां पर आपको इतना 3 लाख लोग हैं जो यंगर हैं और सब ने हाथ उठा लिया। इतनी बड़ी फौज, 3 लाख की फौज बनाई गई। तो ये एयर डिफेंस से पॉइंट से समझ लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट नहीं मारा गया था, लेकिन हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा इजराइल का और प्रधानमंत्री हवा में रहेंगे तो उनकी विमान को अपने ही बुलेट से खतरा हो जाएगा। तो इसलिए उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सामयिक जरूर बात थी, उसी समय हुआ, पर ये अपने लिए उन्होंने लैंड करा लिया, क्योंकि उनको डिफेंस करने में उनके अपने जो एमिनेशन छोड़े जाएंगे वो पेनिट्रेट कर सकते थे। तो ये इस बात में हम कह सकते हैं, ये एक तरह से 2 and 2 टुगेदर कह रहे हैं उसको तरह से। राइट। और इधर क्या हो रहा है दूसरे वॉर फ्रंट पर? यूक्रेन पर रूस ने किया भीषण हमला। यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया। ज़ैपोरिज़िया शहर पर रूस का हमला, 100 से ज्यादा ड्रोनों से यूक्रेन पर अटैक। हमले के दौरान रूस ने 150 बम मारे। अमेरिका ने किया यूक्रेन को हथियार देने का फैसला। ट्रंप प्रशासन ने आर्म डिलीवरी को मंजूरी दी। $50 करोड़ के 2 शिपमेंट को मंजूरी। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि अमेरिका अब यहाँ अपने नोबेल पीस को इंश्योर करने के लिए यहाँ वाकई कुछ करा देगा, कोई चमत्कार करा देगा, देखिए जरा क्या चल रहा है। और यही कहा जाता है अमेरिका के संदर्भ में कि जहां जहां चरण पड़े इनके, वहां शांति तो फिर दिखाई नहीं देती। ये तो और खतरनाक होता जा रहा है मामला। देखिए, ये बात तो आप मान रहे हैं। अभी परसों भी आपने कहा था उनके रिफाइनरी पर अटैक किया, उसके पहले 800 से ड्रोन से इसने किया, पोलैंड की सीमा तक चले गए। मैंने कहा था आग हो न हो चिंगारी जलती रहने चाहिए, क्योंकि ये मारपीट चलती रहेगी। लंबी लड़ाई है, जब तक ये जमीर की लड़ाई है, जब तक वो घुटने पे आएंगे नहीं तब तक ये चलती रहेगी। तो इस कारण से ये अटैक तो हो रहा है। और प्रधानमंत्री से बात कर ली उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री को भी विशेष दे दिया और कहा कि आप हमारी लड़ाई रोक रहे हो। पुतिन ने भी हमारे प्रधानमंत्री से बात कर लिया। जेलेंस्की हमको भी अब कह रहे हैं कि आप भी हमको सहयोग नहीं दे रहे टैरिफ वॉर में। ठीक किया आपके पास पाकिस्तान ने, अपने अमेरिका ने। लेकिन इन सब से हो क्या रहा है? रशिया जो चाह रहा है वो चलता जा रहा है। जब तक जेलेंस्की नहीं समझ जाएंगे अपनी बातों को, अपने बल पे लड़ना शुरू नहीं करेंगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे और समझौते में नहीं आएंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे। और रूस ने दुनिया को परमाणु ताकत दिखाई। अगली खबर, रूस बेलारूस का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ज़ैपैड 2025 बेलारूस के मिन्स्क में यह सैन्य अभ्यास चल रहा है। परमाणु हथियारों के साथ रूस का युद्धाभ्यास। आर्मी यूनिफॉर्म में शामिल हुए प्रेसिडेंट पुतिन भी। भारत भी ज़ैपैड युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। सर, यहां से क्या क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, जापान में तो हम गए हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग द साइड ऑफ एनी नेशन। हम वहां गए हैं क्योंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, 1 लाख फोर्सेस हैं और वहां जो पहुंचे हैं इसी बीच में, यही केवल नहीं कि केवल बेलारूस में हो रहा है, बेलारूस के अंदर में 400 न्यू वेपन्स का उन्होंने रक्षण किया है, वो यूनिफॉर्म बैटल फटीक के ऊपर में। इसके अलावा आप देखिए, ऑर्सनिक की उन्होंने पैसिफिक में टेस्ट की और आपका ये बाल्टिक सी से लेकर के उसमें आपका आर्टिक तक इन्होंने कर दिया। सबमरीन्स घूम रहे हैं अमेरिका के भी। देखिए, चीजें तो बढ़ रही हैं, मगर मेरा ये मानना है एस्केलेट टू डीएस्केलेशन की फेजेस आ गई है। और आप अभी तुरंत बताइएगा कि जेलेंस्की तैयार हो चुके हैं सरेंडर करने के लिए। उन्होंने कहा अनकंडीशनल मीटिंग करेंगे हम। ये बात चल रही है। मालूम है कितने मारा है उन्होंने? 800, जिसमें से 500 तो ड्रोन्स थे और 300 उनके उसके बाद ग्लाइड बॉम्ब्स थे और 100 उन्होंने मिसाइल मारी है। सर, ये भविष्यवाणी आपने कैसे कर दी कि आप आगे ये बताने वाले हैं? ये तो आपने कमाल ही कर दिया। आप तो प्रीएम्प्ट कर दिया आपने खबर को हमारी। क्योंकि आप सब जानते हैं ना। खबर देखिए, इसी तरीके से यहाँ कही हुई बात कैसे आने वाले दिनों की इबारत पढ़ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर है। सरेंडर के बेहद करीब यूक्रेनी सेना। रूस ने यूक्रेन पर की ताबड़तोड़ बमबारी। पुतिन खुद दे रहे हैं रूसी सेना को निर्देश। क्या वाकई अब बहुत जल्द हम सरेंडर वाली खबर भी सुनेंगे, या असल में इस तरह के बहुत सारे मोड़ आए इस पूरे युद्ध के दौरान जब ये लगा कि शायद अब सरेंडर करीब है, लेकिन वो हुआ नहीं? देखिए, जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, मैंने कहा वो खुद जाके देख रहे हैं ज़ैपैड 2025 को। 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 1 लाख लोग, 16 करीब 26 देश के लोग ऑब्जर्वर्स, भारत भी था उधर। और देखिए, यही नहीं, 247 शिप्स, सबमरीन्स, और हमने बैरेंट सी की बात की थी, जो हमारे अटलांटिक, वो पैसिफिक का एरिया नहीं है, वो हमारे नॉर्वे का एरिया है बटला। और ये वार्म वाटर पोर्ट अभी है, मैंने कहा था ना, ठंडा पानी। ये इस समय एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी ये कर पाएंगे, इसके बाद समुद्र जम जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होती है। हमारा आईएनएस तमाल वहीं से निकल के सेंट पीटर्सबर्ग से 1-1.5 महीने पहले आया है। तो ये एरिया वहां सेंसिटिव है। बाल्टिक और कलिनिंग्राड की बात हमने की थी। बेलारूस को अब वो यूनियन स्टेट बोलते हैं उसको। दर्शकों को यह बताना है
वो बेलारूस और रशिया को मिला के एक नाम दिया है उन्होंने, उसका नाम रखा है यूनियन स्टेट। अब वो यूएसएसआर तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जब हम दोनों एक साथ कंसोलिडेट करेंगे, कुछ भी होगा दोनों की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। और देखिए फिनलैंड को डर है, वो कह रहे हैं 2022 में भी यही हुआ था। नहीं, लेकिन तो इसको तो अमेरिका भी देख रहा होगा ना, और इतनी जेलेंस्की गुर्बत को रूस और बेलारूस के बीच में, और आने वाले दिनों में तो वो यूनिफाई होने ही वाला है रशिया के साथ। उसने डेडलाइन भी दे रखी है, अमेरिका ऐसा होने देगा? देखिए अमेरिका तो, बेलारूस तो हो जाएगा, बेलारूस तो एब्सोल्युटली दोनों साथ में। अभी जो प्रॉब्लम में ये है कि क्या ये यूक्रेन की बात कीजिए, ग्राउंड सिचुएशन आपको डिसाइड करेगा। ग्राउंड के ऊपर में रशिया एब्सोल्युटली ऑन हावी है। देखिए उनके पास ट्रुप नहीं है, उनके पास हथियार क्या दे देंगे, हथियार दे देगा, चलाएगा कौन ये बताइए आप। हथियार, सब चीज डिपेंड करता है बूट्स ऑन ग्राउंड। तो सर ये भी तो खबरें आई थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, ऑफिशियली नहीं हुए हैं, लेकिन सेनाएं असल में वहां पे वो भेजे जा रहे हैं लोग। वो उनको हिम्मत नहीं है, क्या लड़ने की हिम्मत नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए किसी भी यूरोपियन को, अमेरिकन को लड़ने सही ट्रेंच वॉरफेयर के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगर नहीं है साहब। वो उसके लिए वो एक बॉडी बैग नहीं ले जा सकते अपने घर। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भेजिए हथियार, भेज दीजिए। तो सर ये जो मर्सिनरीज होते हैं, ये देखिए जिस सैनिक का मोटिवेशन ये है कि उसकी ये मदरलैंड है उसको सिक्योर करना है, वो एक दूसरे मोटिव के साथ जाता है। और वो जो मर्सिनरीज और जो इस तरीके से भेजे जाने वाले हैं, जो असल में किराए के भेजे जाते हैं वहां, क्या वो वाकई उनके मुकाबले उनका जिगरा कम होता है, इसलिए आप ये कह रहे हैं? जिगरा नहीं, दे हैव गॉट डिफरेंट साइड। पैसा दीजिएगा तो हम पैसा के लिए तो सब जान देने के लिए तैयार हैं। आज पैसा ऐसा चीज है, लक्ष्मी आपको मिल जाए तो यहाँ पर लोग जान देने के लिए भारत से भी पहुंच गए थे। भारत से भी गए थे, पाकिस्तान से, नेपाल से, सब गए थे। मगर जैसे गोलियां देखे सबके एक और बात है दिनेश जी, भारत में हाथ उनके पास कोई हुर का भी नजारा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, वहां हुर का भी नजारा नहीं है, वहां पे कोई इंडोक्ट्रिनेशन भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ही मनी के लिए लड़ रहे हैं। क्या जिगरा होगा उनका जिगरा क्या होगा? और चीन और फिलीपींस में फिर से टेंशन बढ़ गई है। खबर देखिए, साउथ चाइना सी में दोनों के बीच में आर पार चीन फिलीपींस के जहाज टकराए। चीन ने फिलीपींस पर भड़काने का आरोप लगाया। फिलीपींस का कहना है कि जब वो मछुआरों को रसद पहुंचा रहा था, तब चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन से हमला बोल दिया। तो यहां पर भी क्या कुछ खास हो सकता है, या ये स्कर्मिशेस यहां पर होते रहेंगे और यहां का यही स्वभाव है? जनरल सिन्हा, देखिए ये जो 9 डैश लाइन वाली है ना, और जो सोल की लड़ाई है, सोल होता है एक आइलैंड की लड़ाई है। सोल सपोज इसके नीचे होता है। थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए 6 डैश 9 डैश लाइन्स के संदर्भ में। 9 डैश लाइन उन्होंने कर दिया, साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन खींच दी। स्पॉटी आइलैंड है और पर्सले आइलैंड है, जो इनका द्वीप समूह है, उनको कह दिया ये मेरा है। जितने जमीन के अंदर में आपके बहुत तेल है, वहां बहुत खनिज है, वो सारा हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। अभी उस लेवल पे तो आई नहीं है, अभी तो बस वही लड़ाई है, उसको कंटेस्ट किया जा रहा है। पूरा विश्व कहता है कि नहीं, जो आपका सी की लाइन है इसको आप कह ही नहीं सकते, 9 डैश लाइन है ही। नेवी की शिप्स दिख रही है तो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं। प्लीज क्या देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 जो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक आपकी समुद्र होती है, तो ये 240 किलोमीटर पर ये जो आपका जो क्षेत्र है स्कार्बोरो और ये जो स्प्रैटली आइलैंड पे वहां है, वहां पर वो कहता है कि ये मेरा एरिया है, और उसको अलग आइलैंड का नाम दे दिया है चाइना ने, और फिलीपींस कहता है कि मेरा एरिया है। भारत के शिप्स वहां गए कुछ दिन पहले और उन्होंने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया। और आपको ये भी पता है कि ताइवान से हम कितने सारे समझौते कर रहे हैं, हम कितनी सारा एक तरह से कर रहे हैं, हम जापान में मिसाइल देने जा रहे हैं। आप कहते हो ना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बलगांव में हम अपने जो कहते हैं ना अपने चाइना नॉर्थ बॉर्डर पे हम लड़ेंगे। लिवरेज देने के लिए आपको पैसिफिक में जाना पड़ेगा। तो चाइना ये जो कर रहा है ना, कैनन मार रहा है, उनको तंग कर रहा है, उसको चाहिए मिसाइल हमारे से, इंडिया से चाहिए। लेसन फॉर लेसन समझिए, हमें वहां लिवरेज लेना होगा, हमें अपनी पैठ बनानी होगी। हम लगातार घुसपैठ कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, और हमें इंडो पैसिफिक सिनेरियो में भारत को आज देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो जरूरी है भारत के लिए। इसलिए हम नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ा रहे हैं और हम वहां जाके अपनी पैठ कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे खतरा हो तो हम उसको लिवरेज कर सकें। अगली खबर, अब ये नेवल वाली खबर के बाद अब अगली खबर की तरफ चलता हूं। ये जरा एयरफोर्स के बारे में भी सुन लीजिए। भारत बनेगा राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर। 2 लाख करोड़ रुपए के नए सौदे पर फोकस। एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को भेजा राफेल खरीदने का प्रस्ताव। 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव। 60% से ज्यादा भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल होगा इसमें। इस खबर के मायने आप समझते हैं जनरल सिन्हा?
देखिए, ये तो सही है कि भारत बन जाएगा और 2031 तक सबसे बड़ा जखीरा आपके पास में होगा। 150 की बात हो रही है और 197 की बात। कैसे है इसको गिनना बड़ा जरूरी है। 36 हम लिए थे 2016 में और बड़ी लड़ाइयां हुई थी भारत के अंदर भी। अपोजिशन पार्टी कर दिए थे, आपने बेच दिया देश को। उसके बाद 36 के बाद 114 की बात हो रही है। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 150 बनता है। मगर इसके अलावा नेवी का 26 जो है राफेल एम, वो भी आने वाला है। उसका 68,000 करोड़ का है और ये 2 लाख करोड़ 22 बिलियन डॉलर का है। तो देखिए आने वाले में समय में क्या होने वाला है। इसके अलावा एयरफोर्स कह रहा है 40 और चाहिए इमीडिएटली हमें। और वो राफेल जो है बीएनसी है। बीएनसी सिंगल सीटर होता है, बी वाला डबल सीटर है और एक सिंगल सीटर है। तो हम इसमें लेंगे जो हमारे पास बनेगा, जो हमारे देश में 114, वो राफेल F4 एंड F5 हाई वर्जन है वो। और उसमें हमारे ही हथियार, अस्त्रा की बात हो रही है, रुद्रा की बात हो रही है, जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है उसको लगाया जाएगा। तो हम और तो ये मतलब दर्शक इस खबर को इस तरीके से समझे ना कि पहले जो राफेल पूर्ण रूप से आयातित था, अब वो राफेल हमारे घर में भी बनने की इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। ये इसको इस तरीके से समझा जाए। यस, हाँ, यही फ्यूजलाज हमारा बनेगा। बात यही नहीं रुकती है। बात रुकती है इसका वर्जन क्या होगा। ये 5th जनरेशन फाइटर के लिए स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है, शायद ये F-35 के टक्कर में हम कह रहे हैं अमेरिका के बनाने, चाइना का जो है एयरक्राफ्ट उसके साथ टक्कर में दे रहे हैं। राफेल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, J-35 प्रूवन नहीं है। और फ्रांस जो है अगले 20 सालों तक इसी जहाज, 20 क्या करीब 30 सालों तक इसी जहाज को यूज करने वाला है। तो सारी मेंटेनेंस, सारी फैसिलिटीज हमारे पास उसका ऑलरेडी अनुभव है। और नेवी और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोनों मिलकर यूज करेंगे। रडार हो, एलोमेट्रिक सिग्नेचर हो, जो एयर टू एयर मिसाइल हो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो और स्टेल्थ के बिना वो दूर से ही पहचान सके और मार सके, इन कैपेबिलिटी के साथ ये बहुत बेहतरीन जहाज। तो न सिर्फ अब एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि ये भारत में भी इसका बहुत सारा निर्माण का हिसाब जो है वो भारत का होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कहां तो पूर्णतः आयात और कहां अब ये भारत में भी बनाया जाएगा और पहले से ज्यादा इफिशिएंट होगा। और भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ी खबर, मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बयान। वी अनंत नागेश्वरन ने कहा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है, नवंबर तक अमेरिका हटा सकता है ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ। आप जानते हैं 27 अगस्त को अमेरिका ने ये कहते हुए जुर्माने के तौर पर ये एक्स्ट्रा 25% लगाया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर ये प्यूनिटिव एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगा रहे हैं 25% का। और उस 25% के लगने की वजह से ओवरऑल जो टैरिफ था वो 50% पहुंच गया था। अब ये 25% हटेगा तो वो 25 ही रह जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी 27 अगस्त को ये लगाए जाने का ऐलान, और उसके बाद अब अभी देख रहे हैं कि अब ये हटाए जाने के संदर्भ में बात हो रही है। सितंबर पूरा नहीं हुआ है और अब ये ऐलान हो रहा है। सर इसका मतलब क्या है? आपको कहा था मैंने अक्टूबर तक इंतजार करिए। दिवाली के पहले आपने कहा था कि हैप्पी दिवाली हो जाए। मुझे कोई डाउट नहीं है। और कल एक अच्छी मैसेज भी उन्होंने दिए, फोन किया है, विशेष किया है प्रधानमंत्री को। और कल बर्थडे था और मेरा भी बर्थडे था, बड़ा अच्छा लगा। अरे मेनी हैप्पी रिटर्न्स सर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। तो बड़ा मजेदार लगा मुझे। मैं जान रहा था कि ये होने वाला है। अरे तो आप मोदी जी के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं? अरे क्या बात है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात। बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो एक हम्बल। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ और उन्होंने कहा कि हम अच्छे मित्र हैं। जेंटलमैन नरेंद्र खुद साइन किया उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे और अच्छी वार्म दिखाई। अब देखिए ये सब खत्म होने वाला है क्योंकि, और दूसरी बात समझो आप, उसके साथ पीएटीआई का डील हमारा चल रहा है, हमने इंजन साइन कर लिया। डिफेंस कॉर्पोरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोताही नहीं है। हम अच्छे से सारे बातें कर रहे हैं उनसे और सब कुछ खरीदे जा रहे हैं। अभी डील हो रही है कंक्लूजन, तो कुछ नहीं बदला अमेरिका से। ये टैरिफ का एक कहते हैं ना, बस वही थोड़ा सा मार दिया है हल्का, और जोर से जोर का झटका धीरे से लगे और खत्म हो जाए, बस और कुछ नहीं। मेरी मानना ये है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डील। आर्ट ऑफ डील जो अमेरिका का है ना, उसका पार्ट ऑफ डील है। देखिए आर्ट ऑफ डील का पार्ट ऑफ डील है ये। और ये देखिए हम बहुत खुश हो जाएंगे। केवल एक चीज में खुश हो सकते हैं, मैं तो बहुत इसको सीरियसली ले रहा हूँ। देखिए रशिया से तेल हम खरीदेंगे, 25% निकाल दिया तो हमारी जीत, ये मैं मानता हूँ भाई। 25% भी बहुत बड़ी जीत है। ये कभी हम कहते हैं ना कि आप इतना ज्यादा ऊपर बना दीजिए लेवल मार्किंग और उसको थोड़ा लाइए, बोलिए जीत गए, ये नहीं है, ये गलत है सर। लेकिन बहुत सारी खबरें तैर रही हैं। एक तो डेड इकोनॉमी वाली जो बात हुई थी वो आप देख रहे हैं, उसके बाद ट्रंप को महसूस हो रहा है कि मैंने क्या। लेकिन दूसरे एक खबर और आई कि हमारे एक बंदरगाह में तेल से लदा हुआ एक जहाज पहुंचा था, वो जहाज फिर यहाँ के बजाय कहीं और आगे बढ़ा दिया गया। उस बीच में ये खबर आई, तो जरा इसके ही माने समझा, इसमें कुछ दम है या क्या है?
देखिए इन सब में दम है सब, ये ऐसे नहीं है कि हवा में ही नैरेटिव बने जा रहे हैं। हाँ। यदि उन्होंने लगाया 25% प्लस 25%, 50% में सबसे ज्यादा हम चल रहे हैं। हाँ। नवंबर में यदि हमारे हो गया, दिवाली के समय कुछ हो गया, हम खुश हो जाए, तालियां बजाए, घी लड्डू ना बांटे भैया, ये गलत होगी। तो ये ऐसा है कि ये तो हाँ। दिखाई दे रहा है कि जो कदम बड़े जोश में उठे थे उनमें से बहुत सारे कदमों को पीछे लेना पड़ रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, वेट कीजिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत धन्यवाद सर इस एनालिसिस के लिए, यहाँ पधारने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।